कभी कहानियों से पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है? आज मैं तुम्हें कहानियों से पूरा पॉलिटिकल साइंस समझाने वाला हूं। ये कहानी है हमारे प्यारे भारत देश की। ये कहानी है कि इस भारत देश ने कितना संघर्ष किया है, तब जाके हम यहां पहुंचे हैं। बहुत आसान होता है ये कहना कि चाइना ये कर रहा है और वो देश ये कर रहा है। हमारे अपने स्ट्रगल्स रहे हैं, हमारी अपनी कहानियां रही है। ये कहानी है कि कैसे भारत छोटे छोटे कदम रखते गया और आज हम यहां पर पहुंच गए। बहुत आसान होता है कंपेयर करना कि चाइना इतने आगे बढ़ गया है और वो देश इतने आगे चले गया है। उनके संघर्ष हमारे जैसे नहीं थे। मैं तुम्हें कहानी सुनाने वाला हूं भारत की कि 1947 से लेके आज तक के भारत में कितने सारे चैलेंजेस आए हैं और हम सब लोग कैसे बढ़ते रहे हैं आगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस इन 3D में। मैं सिद्धार्थ पटेल आपको कहानियों के माध्यम से पूरा पॉलिटिकल साइंस समझाने वाला हूं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जो मैं आपसे बोल रहा हूं उसे इमेजिन करते चलिए। हमारे प्यारे देश भारत ने अपनी कहानी 15 अगस्त 1947 से लिखना स्टार्ट की। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा और हमारे लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। अनेक लोगों ने जान दी, तब जाके आजादी मिली। लेकिन भारत फाइनली आजाद हो चुका था और भारत अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार था। हम जब भी अपने सपनों के लिए भागते हैं तब बहुत सारी समस्याएं आती है, तब अनेक चैलेंजेस आते हैं। भारत की जर्नी भी इतनी आसान नहीं रही है। भारत के सामने अनेक चैलेंजेस आए हैं। इनफैक्ट इतने सारे चैलेंजेस किसी और देश के सामने नहीं आए जितने कि भारत के सामने आए। जिस दिन भारत को आजादी मिली ना, उस दिन से भारत के सामने 3 सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था कि हमें अपने भारत की बाउंड्रीज को सिक्योर करना है, यूनाइटेडली भारत को होल्ड करना है, एज वेल एज डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना है। दूसरा चैलेंज था कि भारत में डेमोक्रेसी लेके आना है। जब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे ना, तो वो अनडेमोक्रेटिक तरीके से रूल कर रहे थे, वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। आजाद भारत ने एक सपना देखा था कि उस दिन से लेके आज तक जितनी भी सरकारें रहेंगी सारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी। तो डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज था कि हमें अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। इस देश के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिससे कि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। भारत तैयार था। भारत इन चैलेंजेस से नहीं डरा, ना भारत के लोग इन चैलेंजेस से डरे। हम सब एकजुट में तैयार थे, एक साथ में तैयार थे इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। इस चैप्टर में हम अपने फर्स्ट चैलेंज को पढ़ने वाले हैं कि भारत ने कैसे अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर किया है, कैसे भारत यूनाइटेडली अपने आप को होल्ड किया है, एज वेल एज कैसे भारत ने डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट की है। पहले चैलेंज की बात आती है क्योंकि भारत का पार्टीशन हुआ था 15 अगस्त 1947। ना सिर्फ भारत को आजादी मिली, भारत का पार्टीशन भी हुआ था। एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना। ये पार्टीशन हुआ था मुस्लिम लीग की 2 नेशन थ्योरी की वजह से। 2 नेशन थ्योरी कहती है कि भारत में 2 तरीके के इंसान हैं। एक है हिंदू, दूसरे है मुसलमान, और मुसलमानों के लिए एक सेपरेट देश चाहिए। इसके तहत पाकिस्तान बना था। इनिशियली कांग्रेस ने इस 2 नेशन थ्योरी को स्वीकार नहीं किया था, ना ही पार्टीशन को स्वीकार किया था। लेकिन अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का बीज बो चुके थे। हमारे बीच में डिफरेंसेस आ चुके थे, सभी भारतीय के बीच में डिफरेंसेस आ चुके थे और पार्टीशन होना तय था। फाइनली भारत का पार्टीशन हुआ। लेकिन पार्टीशन इतना आसान नहीं था। पार्टीशन में बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या थी कि इस पूरे देश में सिर्फ एक एरिया आइडेंटिफाई करना जहां पर कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हो, ये इम्पॉसिबल हो रहा था। इसीलिए अगर आप देखोगे तो भारत के पार्टीशन में वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान था और बीच में भारत था, क्योंकि एक सिंगल एरिया आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल था। दूसरा समस्या थी कि हर मुसलमान को पाकिस्तान नहीं चाहिए था। जैसे कि खान अब्दुल गफ्फर खान, वो नहीं चाहते थे कि भारत का पार्टीशन हो, तो हर मुसलमान पाकिस्तान नहीं चाहता था।
तीसरी समस्या थी कि जो पंजाब और बंगाल प्रोविंस है वहां पे सबसे ज्यादा वॉयलेंस देखने को मिला, क्योंकि इस पार्टीशन में आधा पंजाब पाकिस्तान के पास चले गया और आधा भारत के पास में रह गया, और सेम ऐसा आधा बंगाल पाकिस्तान के पास में चले गया और आधा भारत के पास में रह गया। तो जो पंजाब प्रोविंस और बंगाल प्रोविंस के लोग हैं, इनको सबसे ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ी। और चौथी समस्या थी माइनॉरिटीज की। जो हिंदू पाकिस्तान में रह जाएंगे उनका क्या होगा, या जो मुसलमान भारत में रह जाएंगे उनका क्या होगा। इन समस्याओं के बावजूद भारत का पार्टीशन हो गया। भारत के पार्टीशन के बहुत बेकार इंपैक्ट थे, बहुत बुरे इंपैक्ट थे। सबसे पहला इंपैक्ट था कि 80 लाख लोगों ने माइग्रेट किया बॉर्डर्स पर। 80 लाख लोग पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान, ये माइग्रेशन हुआ। उसमें करीब करीब 5 से 10 लाख लोगों की मौत हो गई। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हुआ। दूसरी समस्याएं थी विमेन के साथ में। जब विमेन एक देश से दूसरे देश में जा रही थी, सपोज पाकिस्तान से भारत जा रही थी, तो रास्ते में उनके साथ में रेप हुआ, उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया। और जब महिलाओं की यह हालत थी ना, तो बहुत सारे घर के लोग अपनी महिलाओं को खुद मार दे रहे थे बॉर्डर क्रॉस करने से पहले, ताकि मेरे घर की महिला का रेप ना हो, उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन ना हो। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी घर की महिलाओं को खुद मारा। समस्याएं बच्चों के साथ में आई, जिनके की माँ बाप मर गए थे इस पार्टीशन के दौरान। लोग रेफ्यूजी कैंप में रह रहे थे। लोग अपनी जमीन, जायदाद, संपत्ति सब कुछ छोड़कर भाग रहे। भारत के फाइनेंशियल एसेट्स का डिवीजन था, रेलवे का डिवीजन था, टेबल, कुर्सी, चेयर, सरकारी ऑफिसेस का डिवीजन था। बहुत सारे थिंकर्स ने इस पार्टीशन को डिवीजन ऑफ हार्ट्स बताया है कि हम सबका दिल हिंदुस्तानी था, हम सबका दिल भारतीय था, लेकिन इस पार्टीशन ने हमारे दिल को तोड़ दिया है, हमारे दिल का विभाजन हो गया है। तो कुछ इस तरीके से भारत का पार्टीशन हुआ था, जिसमें कि अनेक चैलेंजेस आए थे। फिर भी भारत आगे बढ़ रहा था इस होप के साथ में कि समस्याएं आएगी, हमें आगे बढ़ना है। पार्टीशन के बाद में जो अगला चैलेंज आया था वो प्रिंसली स्टेट्स का था। जब अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तब भारत 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। एक था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जहां पर की अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, जहां पे की राजा महाराजा एग्जिस्ट कर रहे थे, जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। तो जिस दिन भारत को आजादी मिली ना, उस दिन ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को आजादी मिली थी। उन प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा एग्जिस्ट कर रहे थे। अंग्रेजों ने जाते जाते इन प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन देके गए थे कि या तो ये प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान के साथ में जुड़ सकते हैं, या ये प्रिंसली स्टेट्स भारत के साथ जुड़ सकते हैं, और अगर वो चाहे तो वो एक इंडिपेंडेंट देश की तरह रह सकते हैं। जैसे ही अंग्रेजों ने ये 3 डिमांड रखी, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि भोपाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर, बहुत सारी जगहें, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने की इंडिपेंडेंट रहने की बोल दिया था। सोचो, इमेजिन करो, 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। अगर ये प्रिंसली स्टेट्स भारत में नहीं जुड़ते तो हमारा मैप कैसे होता? अगर हैदराबाद और भोपाल भारत में नहीं जुड़ता तो तुम्हें भारत बिखरा हुआ नहीं लगता। उस समय की सरकार के सामने ये चैलेंजेस थे कि इन प्रिंसली स्टेट्स को भारत में जोड़ना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल रहा है इन प्रिंसली स्टेट्स को भारत में जोड़ने का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 3 अप्रोचों के साथ में काम किया है। उनकी 3 अप्रोच थी इन प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने के लिए। पहली अप्रोच ये थी कि हम अपनी बाउंड्रीज के साथ में किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पार्टीशन को देखा है। दूसरी अप्रोच थी कि अगर कोई राजा हमारे साथ में जुड़ना चाहता है तो हम उसे ऑटोनॉमी या हम उसे पैसे देने के लिए तैयार थे, कुछ लालच देने के लिए तैयार थे, बस तुम भारत में जुड़ जाओ। और तीसरी और फाइनल अप्रोच थी कि इन प्रिंसली स्टेट्स के लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते थे, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ रहा था, भारत माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट कर रहा था। तो ये प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग थे ना, जो उनकी आम जनता थी, वो भारत के साथ में जुड़ना चाहती थी। तो सरकार इन तीनों चीजों को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ रही थी। उस समय सरकार ने साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया और प्रिंसली स्टेट्स को भारत में जोड़ा। इसी में हम हैदराबाद की कहानी पढ़ते हैं।
हैदराबाद के जो निजाम थे वो वर्ल्ड में वन ऑफ द रिचेस्ट मैन हम उन्हें कहते थे, बहुत पैसा था उनके पास में। हैदराबाद पाकिस्तान में जुड़ना चाहता था लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। अगर आप हैदराबाद की लोकेशन देखोगे तो वो पाकिस्तान में जुड़ ही नहीं सकता है। तो निजाम ने सोचा कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। जब भारत सरकार निजाम के पास में जाती है और भारत सरकार निजाम से बोलती है कि आप इंडिया में मर्ज हो जाइए, तब निजाम बोलते हैं कि मुझे सोचने का वक्त दो। इसी के चलते निजाम ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया कि मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त दो। निजाम फंस भी चुके थे क्योंकि चारों तरफ भारत था, बीच में हैदराबाद था। अब हैदराबाद की जो जनता थी, स्पेशली विमेन, पीजेंट क्लास, ये लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे निजाम के ऑपरेसिव रूल के खिलाफ, क्योंकि निजाम के वहां डेमोक्रेसी नहीं थी। जब हैदराबाद के लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर चुके थे तो निजाम ने अपनी आर्मी भेजी, रजाकार्स। ये जो निजाम की आर्मी थी, जिनको कि हम रजाकार्स बोलते हैं, ये लोगों को मार रही थी, विमेन के साथ में रेप कर रही थी एंड स्पेशली नॉन मुस्लिम्स को मारा जा रहा था। जब भारत सरकार को यह बात पता चलती है तो भारत सरकार अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजती है, भारत सरकार अपनी आर्मी भेजती है निजाम की इन रजाकार से लड़ने के लिए। और फाइनली सितंबर 1948 में निजाम भारत में जुड़ जाते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर देते हैं और ऑफिशियली बोल देते हैं कि हैदराबाद एज अ प्रिंसली स्टेट इंडिया का पार्ट है। तो कुछ इस तरीके से हमने हैदराबाद को भारत में जोड़ा। एक कहानी मणिपुर की है। मणिपुर के राजा थे बोधचंद्र सिंह। हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, हमारी जो टेम्पररी गवर्नमेंट थी, उन्होंने राजा बोधचंद्र सिंह को कन्विंस कर लिया था कि आप भारत में जुड़ जाइए। बोधचंद्र सिंह आजादी के पहले भारत में जुड़ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर देते हैं, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी। उनकी कंडीशन थी इंटरनल ऑटोनॉमी, कि मणिपुर भारत का पार्ट रहेगा लेकिन मणिपुर पे रूल राजा का रहेगा। कुछ समय बाद मणिपुर में भी प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मणिपुर के लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, मणिपुर के लोग राजा का रूल नहीं चाह रहे थे। राजा ने बड़ी चतुराई से वहां पे इलेक्शन कंडक्ट करवा दिए और मणिपुर में देश के सबसे पहले इलेक्शन हुए हैं ईयर 1948 में। मणिपुर में इलेक्शन हुए, मणिपुर में उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई और मणिपुर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, जहां पे कि एक तरफ लेजिस्लेटिव असेंबली काम कर रही थी और फाइनल डिसीजन राजा मोनार्क ले रहे थे। तो मणिपुर में इलेक्शन भी हो गए और राजा का रूल बना रहा। मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में बहस छिड़ी कि मणिपुर को फुल फ्लेज भारत में मर्ज कर दिया जाए। ये जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, इस इंटरनल ऑटोनॉमी को खत्म कर दिया जाए। देखा गया वहां पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग ओपिनियन थे, लेकिन फाइनली हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने राजा को परसुएड कर दिया, उन्होंने राजा को इन्फ्लुएंस कर दिया और राजा फाइनली फुल फ्लेज मर्ज करने के लिए तैयार हो गए मणिपुर को भारत में। तो 1948 में मणिपुर भी भारत में मर्ज हो गया। तो कुछ ये कहानी थी कि कैसे हमने इंडिया की यूनिटी को होल्ड करके रखा। अगर आप इंडिया के फर्स्ट चैलेंज को फिर से रिकॉल करोगे तो फर्स्ट चैलेंज बात करता है कि भारत की बाउंड्रीज को सिक्योर करना है, भारत को यूनाइटेडली होल्ड करना है, एज वेल एज भारत की डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना है। आजादी के पहले ईयर 1920 में कांग्रेस का एक नागपुर सेशन होता है। इस नागपुर सेशन में बात कही गई थी कि जिस दिन भारत आजाद हो जाएगा उस दिन भारत में लैंग्वेजेस के आधार पर अलग अलग स्टेट्स बनाए जाएंगे। भारत को आजादी मिल चुकी थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू लैंग्वेजेस के आधार पर स्टेट्स बनाने के लिए रेडी नहीं थे। उनका मानना था कि अभी अभी पार्टीशन हुआ है, हमें प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना है और इस वक्त लैंग्वेजेस के आधार पर स्टेट्स बना देंगे तो और ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी। पहले लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे थे, अब ऐसा ना हो लोग लैंग्वेजेस के नाम पर लड़ने लगे। लेकिन हमारे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। प्रोटेस्ट मद्रास प्रोविंस में सबसे पहले स्टार्ट होता है। जो मद्रास प्रोविंस था वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, थोड़ा सा केरला और महाराष्ट्र से मिलके बना था। मद्रास प्रोविंस में मेजॉरिटी में तमिल स्पीकिंग पीपल और तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे। पोटी सिरमल्लू नाम के व्यक्ति अनशन पर बैठ गए थे और पोटी सिरमल्लू डिमांड कर रहे थे कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए एक अलग स्टेट बनाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को नहीं सुनी और 56 डेज तक वो अनशन पर बैठे रहे एंड फाइनली उनकी डेथ हो गई। जैसी उनकी डेथ हुई पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए
और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया और ईयर 1952 में आंध्र प्रदेश बनाया गया। जब आंध्र प्रदेश बनाया गया तो देश के अलग अलग हिस्सों में आवाजें उठने लगी कि हमें भी लैंग्वेज के आधार पर स्टेट चाहिए, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र को ही ले लो, गुजरात और महाराष्ट्र को अलग किया जाए। तो हम ये देख रहे थे कि अलग अलग जगह पर डिमांड उठने लगी कि लैंग्वेजेस के आधार पर स्टेट्स बनाया जाए। इसी के चलते पार्लियामेंट ने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया ईयर 1953 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपता है और फाइनली पार्लियामेंट लैंग्वेजेस के आधार पर स्टेट्स बनाने के लिए एग्री कर देती है और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट 1956 के तहत भारत ये स्वीकार कर लेता है कि भारत में जो स्टेट्स बनेंगे वो लैंग्वेजेस के आधार पर बनेंगे। देख रहे हो भारत की कहानी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। हम कंपेयर करते हैं हमेशा उस देश से या इस देश से, लेकिन भारत की कहानी में अनेक चैलेंजेस थे और इन्हीं चैलेंजेस को हम अगले चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। होप सो कहानी के माध्यम से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास।